जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो सभी 5 वीडियो आपको पहले देखने हैं, उसके बाद ये देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ये फिजिक्स के वीडियोज के लिंक ये तो मिलते ही रहेंगे, जबकि आपका जो एग्जाम के बाद जो जीडी होगा उसकी भी पीडीएफ और यहाँ पे जीडी भी उस ग्रुप में होती है, तो इसलिए भी वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो उसको आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम से रिलेटेड है और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। जैसे जब पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा 4.5 मीटर लंबी रस्सी, और आपका जो टारगेट रहने वाला है आज का वो रहने वाला है 20 प्लस का। ठीक है, क्योंकि आज वाले टेस्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक दो कोई आएंगे बीच में, उसको आपको सीख लेना है, बाकी इजी क्वेश्चन है। तो 4.5 मीटर लंबी रस्सी से 2 केजी का पत्थर बंधा हुआ है का टुकड़ा एक वर्त पर घुमाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई रस्सी है, इससे हमने टुकड़ा बांध दिया और वर्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं। इस पर रस्सी द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा। अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो ये देखेगा ही नहीं 4.5 2 केजी, ये देखेगा ही नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाएंगे तो वर्ताकार पथ डायरेक्ट इसमें बोला गया है। ठीक है, वर्ताकार तो डायरेक्ट बोला ही गया है कि वर्ताकार पथ पर वो घूमेगा। यहाँ पे देखो वर्त पर घुमाया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है कि रस्सी जो बंधी हुई है वो इस तरीके से बंधी हुई है यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स लगेगा? अभिकेंद्रीय फोर्स लगेगा, और वो किसके इक्वल होगा? टेंशन टी के इक्वल होगा। और यहाँ से जो विस्थापन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? इस तरीके से स्पर्शरेखीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपको पता है W इज इक्वल होता है एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 0। बाकी अब सीधा कैसे पता होता है कि इतना जब पढ़ लिया ना हमने क्वेश्चन, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें वर्क दिखाना। तो आप सभी को पता है कि वर्तीय पथ पर जो किया गया कार्य होता है वो ऑलवेज क्या होता है? शून्य होता है। और शून्य क्यों होता है उसका रीजन मैंने ये दे दिया आपको कि 90 डिग्री इसमें एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारा शून्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब प्रकाश, तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जैसे ये हमारे पास लेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास लेयर है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए। इसका अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब हम यहाँ से, ये हमारा अभिलंब है, यहाँ से हम प्रकाश को गुजारते हैं, यहाँ से हम प्रकाश को गुजारते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर ये अभिलंब है, यहाँ से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो अपवर्तनांक ज्यादा में से वो कम में जाएगा। कम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इससे दूर हट जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर। इसी तरीके से एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब हमारा जो ये एंगल है इधर वाला, ठीक है, ये एंगल, ये 90 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब 90 होता है ना, जब ये एंगल 90 होता है, ठीक है, 90 होता है, तब तो जो परावर्तित जो किरण होती है वो यहाँ से जाती है इस सतह से, और जैसे ही हम 90 से ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे आएगी और यहाँ से वापस इसमें आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि एक तो एंगल जो है वो 90 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा प्रकाश किरण ज्यादा डेंसिटी वाले से कम में जानी चाहिए। ठीक है, ज्यादा डेंसिटी वाले से कम में जानी चाहिए। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। एंड कांच का कितना होता है? कांच का होता है 1.5। ठीक है, और क्या चीज इसमें? निर्वात, निर्वात का तो एक ही होता है, निर्वात और वायु का तो एक ही हम लेते हैं, और वायु का भी यहाँ से क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वायु से पानी में, वायु का 1 हो गया एंड पानी का हो गया 1.3। यहाँ पे देखो वायु, पानी का 1.3 एंड वायु का 1। तो यहाँ से देखो वायु से कांच में, तो ये तो विरल से सघन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, सघन से किस में जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। ये शर्त है इसकी, सघन से विरल में जाना चाहिए। तो यहाँ तो देखो विरल से सघन में जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, निर्वात से वायु में जा रहा है।
क्या आपने वायु में देखा है कभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता ना वायु में। यहाँ पे हमारे पास वायु से पानी में प्रवेश करता है, तो ये है वायु का पतनांक 1, पानी का है 1.3, तो यहाँ पे भी विरल से सघन में जा रहा है। यहाँ पे देखो पानी से वायु में प्रवेश कर रहा है, 1.3 से 1 में जा रहा है, यानी कि सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाटर टू एयर। इसकी दो ही शर्तें हैं, एक तो ये है और एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर पूछा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो ये जो है हमारी अर्थ है, ये क्या है हमारी अर्थ है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं 1 सेकेंड ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं यहाँ से, ये है हमारी सरफेस, ठीक है। सरफेस पे जो जी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सरफेस पे जी मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सेंटर की तरफ, तो हमारा जी क्या होता जाता है, घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी जी क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे जो केंद्र पे होता है वो जी कितना होता है, 0 होता है। केंद्र पे जी कितना होता है, 0 होता है। और हमें केंद्र पर ही पूछा है, तो केंद्र पर हमारा जी क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, किसी सतह पर यदि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित हों तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव का मान वोल्ट में कितना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वोल्ट विभव तो हमेशा वोल्ट में ही होता है, तो आंसर क्या आएगा, वोल्ट में आएगा। अब होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास कोई सतह दी हुई है, ये सतह है, इस पे हमने प्रकाश आपतित किया, इस पे हमने क्या किया, प्रकाश आपतित किया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। और उसके बाद यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। और इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है के मैक्सिमम, वो कितनी है, वो है हमारी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी हमें पूछा है निरोधी विभव का मान। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको साफ साफ क्लियर क्लियर लिखा होगा लिखा मिला होगा, या बुक में या आपने नोट्स में लिखा होगा कि जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है। निरोधी विभव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का विभव, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है। गतिज ऊर्जा का, क्योंकि ठंड में हाथ काम नहीं कर रहे हैं इसलिए, ऊर्जा का मापक होता है। ये आपको लाइन ऐड कर लेनी है नोट्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो किसके इक्वल होती है, निरोधी विभव के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी के मैक्सिमम, और जो निरोधी विभव है वो इसके इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये ऊर्जा है और ये वोल्ट है, तो इक्वल तो होंगे नहीं, कैसे इक्वल होंगे, फिर ई से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, के मैक्सिमम हमारा कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये है हमारा ईवी के इक्वल, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, तो 2 होता है इसमें रॉन्ग, 2 वाला अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को चोटी पर से गिराया जाता है। इनका द्रव्यमान क्या है, विभिन्न है। दो वस्तुओं को चोटी पर से गिराया जाता है, किसी क्षण दोनों का एक समान क्या होगा, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी हम कोई भी वस्तुओं को गिरवाते हैं, जैसे ये अलग अलग द्रव्यमान की है, तो यहाँ से हम गिराएंगे तो आपको पता है ये किस तरीके से गति करेंगी, फ्री फॉल गति करेंगी। यानी कि इन दोनों का जो जी है, त्वरण है, वो कितना होगा, इसका भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, एंड इसका भी जी कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कि बोथ जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनका जी क्या रहता है, सेम रहता है। और जी क्या चीज है, जी है हमारा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हमेशा इस कंडीशन में सेम रहता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट है, जब कोई विद्युत आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा रहती है। गतिज ऊर्जा क्या रहती, कैसी रहती है। विद्युत आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ध्यान रखना। सबसे पहली तो बात है कि जब भी कोई कण, कोई भी आवेशित कण होता है Q, यदि वो E के अंदर प्रवेश करता है, किसमें, E में, विद्युत क्षेत्र में, तो वो गति करता है सीधी स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन में वो गति करता है। उसके बाद यदि वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, यानी कि जहां पे ई ना हो, तो वो कैसी गति करता है, वो फिर वर्ताकार मोशन करता है, वर्ताकार मोशन करता है। और यदि क्यू किस में प्रवेश करे, बी में प्रवेश करे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा थीटा का भी होता है इसमें रोल, कि थीटा जो है बी और ई बोथ हो, और थीटा जो है हमारा 90 से तो छोटा हो एंड 0 से बड़ा हो, तो फिर वो कैसी गति करता है, सर्पिलाकार गति करता है, सर्पिलाकार गति इस तरीके से वो करता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी। अब यहाँ पे हमें थीटा का कोई रोल नहीं दिया गया है, तो थीटा हम यही कंडीशन लेंगे, 90 वाली कंडीशन मानेंगे कि वो कैसी गति कर रहा है, वर्ताकार गति कर रहा है। और वर्ताकार गति में आपको पता है क्या नियत रहता है, गतिज ऊर्जा नियत रहती है। वर्ताकार मोशन में गतिज ऊर्जा नियत रहती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 mv²। एम तो आपको पता है कांस्टेंट होता है, और एम के पास कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है, लेकिन वी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। वी के पास इस तरीके से डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन जब भी हम सदिश राशि का स्क्वायर करते हैं ना, तो वो अदिश बन जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का भी अब रोल नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारी गतिज ऊर्जा कैसी रहती है, इसमें नियत रहती है। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर यदि हम चलें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 200 मीटर त्रिज्या की एक वक्र मार्ग पर वाहन के लिए अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। यदि वक्र मार्ग की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम अधिकतम सुरक्षित चाल का फॉर्मूला देखें, तो वो होता है हमारे पास v इज इक्वल टू जी आर, सॉरी टू नहीं होता है, वो होता है हमारे पास म्यू जी आर, म्यू जी आर, ठीक है, म्यू भी होता है और टेन थीटा भी होता है, म्यू की जगह हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम म्यू काम में ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेन थीटा लिखो चाहे म्यू लिखो। तो यहाँ से देखो v जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो रूट r पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें दी जा रही है, एक तो वेग और एक त्रिज्या। तो v डिपेंड कर रहा है रूट r पे, ठीक है, समझ गए, v डिपेंड किस पे कर रहा है, रूट r पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें देखो r दिया हुआ है और v दिया हुआ है, हमें दूसरा v निकालना है। तो हमें बोला गया है v2 हमें निकालना है, v1 हमें दिया गया है, और R2 हमें बोला गया है कि डबल हो जाएगा, इसको स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो, ये R2 हो जाएगा और ये हमारा R1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो V2 हमें फाइंड आउट करना था, V1 कितना है, 36 है, 36, और यहाँ पे R2 कितना बोला गया है हमें, त्रिज्या कितनी की गई है, दुगुनी की गई है, तो इसको मैं लिख दूं रूट के अंदर 2R, ठीक है, दुगुनी करी गई है, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रूट के अंदर R, ठीक है, क्योंकि इससे हमने क्या कर दी, दुगुनी कर दी, तो यहाँ से रूट R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। तो V2 हमारा आ जाएगा 36√2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, 36√2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर कार्यरत बल आघूर्ण जो निर्भर नहीं करता है। धारावाही लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इस पर कार्यरत बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें बल आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बल आघूर्ण की अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास टो इज इक्वल बिना, BINA, ठीक है, दूसरे काम में लेते हैं, ये होता है हमारा बिना, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या क्या बोला गया है, कि जो बल आघूर्ण टो है वो निर्भर किस पर नहीं करता है, ये हमें बोला गया है। तो सबसे पहले देखो इसमें बी पर डिपेंड करता है, ठीक है, बी पर डिपेंड करता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पे डिपेंड करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पे तो डिपेंड करता है। आई पे, धारा के मान पे, तो धारा के मान पे भी डिपेंड करता है। एन पे, एन का इसमें ऑप्शन नहीं है, ए जो कि क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्रफल है, तो लूप के क्षेत्रफल पर भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पर नहीं करता है, तो लूप की आकृति पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम वर्त लेंगे इसी क्षेत्रफल का, तो भी उसका उतना ही बलागुण होगा, और अगर हम वर्ग लेंगे तो भी उसका उतना ही बलागुण होगा, ठीक है, ये इसमें कहना चाह रहा है थ्रू फॉर्मूला। तो यहाँ से इसमें पूछा गया था किस पे निर्भर नहीं करता है, तो इन तीन चीजों पे तो निर्भर करता है, बचा कौन, लूप की आकृति, तो हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता
अधिकांश द्रवों की श्यानता क्या होती है। तो इसमें आपको जो याद रखना है एग्जाम्पल, वो घी वाला याद रखना है। जैसे आपको पता है घी सर्दियों के अंदर, 1 सेकेंड, घी जो होता है वो सर्दियों के अंदर जमा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं यानी कि उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लिक्विड बन जाता है, यानी कि श्यानता क्या होती है उसकी, घटती है, श्यानता घटती है। तो ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता घटती है। अब यही अगर मैं द्रवों की जगह गैस की पूछता कि गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पे क्या होती है, तो गैस के केस में उल्टा हो जाता है। गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इसकी श्यानता बढ़ती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें टक्कर बढ़ती है और टक्कर बढ़ने के कारण इनकी श्यानता बढ़ती है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के केस में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। मंदक के रूप में क्या उपयोग होता है, तो यहाँ पे हमारे पास है पहला ऑप्शन जल। तो जल तो नहीं यूज होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि दूसरा जल हम यूज करते हैं मंदक के रूप में, वो कौन सा है हमारा, भारी जल, भारी जल, ठीक है। और भारी जल का फॉर्मूला भी काफी बार पूछ लिया जाता है, जो कि हमारा D2 भारी जल हम यूज लेते हैं, जबकि ये फॉर्मूला क्या है, H2, यानी कि मंदक के रूप में इसको तो हम यूज नहीं करते। स्टील का तो कहीं रोल ही नहीं है। अब बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। ग्रेफाइट एंड कैडमियम, ये दोनों ही हम यूज करते हैं, लेकिन मंदक के रूप में यूज नहीं करते हैं। मंदक के रूप में किसको यूज करते हैं, ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं। तो फिर कैडमियम क्या काम करता है, कैडमियम क्या करता है, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है। अब इसको ऐसे याद कर लेना आपको, देखो कैडमियम, तो कैड से इस तरीके से याद कर लो, कैद, कैद याद कर लो, ठीक है। कैडमियम से बना है कैद, तो न्यूट्रॉनों को यह क्या कर लेता है, कैद कर लेता है, यानी कि इसका अवशोषण कर लेता है, इसकी गति कम नहीं करता। एक तो होता है गति कम करना, तो ग्रेफाइट क्या करता है, गति कम करता है। जैसे कोई कार 80 की स्पीड से आ रही है तो उसको यह क्या कर देगा, 20 कर देगा, ठीक है। कार का जस्ट एग्जांपल दिया है, बाकी किसकी गति कम करता है, ये न्यूट्रॉनों की, ठीक है। न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। कैडमियम का यहाँ पे रोल है उनको अवशोषण करने का। 3 न्यूट्रॉन आए तो 3 में से 2 को ही अवशोषित कर लेगा और 1 को जाने देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिरती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, गिरती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, और कुछ भी नहीं। तो कोई भी वस्तु गिर रही है, तो गिर रही है यानी कि वो गति कर रही है, ठीक है, मोशन कर रही है। जब मोशन की बात आती है तो यानी कि गतिज ऊर्जा तो उसके पास होगी ही होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब कोई वस्तु गिर रही है तो यानी कि वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है तो उसके पास हाइट भी होगी, हाइट होगी तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, mgh यानी कि हाइट है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो यानी कि इसमें स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बोथ होती है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण बल रेखाएं कैसी होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पूछा है, क्षैतिज घटक के कारण बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो इसमें आपने जो बल रेखाएं की परिभाषाएं जो होती है वो आपने पढ़ी होगी और देखा होगा कि बल रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है, ठीक है, काटेंगी नहीं है यानी कि वो स्ट्रेट होंगी। काटने नहीं का एक तो रीजन ये है कि एक ही बिंदु पर 2 डायरेक्शन हो जाती है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यदि हम परवलाकार ले लें या सेकेंद्रीय वृत्त ले लें या दीर्घवृत्तीय ले लें तो आपस में काटेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला हो जाएगा, समांतर सीधी रेखाएं होती है, ठीक है, समांतर सीधी रेखाएं होती है। क्योंकि यहाँ पे लूप की बात नहीं हो रही, ये नहीं पूछा है कि लूप किस आकार का बनाती है, ठीक है, लूप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है ओनली बल रेखाओं की, बल रेखाएं कैसी होती है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से चुंबक होती है तो उसमें से बल रेखाएं चाहे किधर से भी गुजार लो, इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट निकलती है, ठीक है। वो अगर घूमती है तो भी क्या रहती है, यहाँ पे स्ट्रेट रहती है, ठीक है। अगर पूरे लूप की बात होती है ना इस तरीके की, तो लूप तो हम बोल सकते थे कि दीर्घवृत्ताकार होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली बल रेखाओं की बात हो रही है, तो वो क्या होती है, समांतर सीधी रेखाएं होती है और समांतर होती है आपस में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व को दर्शाता है। किसी वस्तु का भार क्या दर्शाता है, ये हमें पूछा है, उसके जड़त्व को, 1 सेकेंड, और उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, उस वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ से देखो, हम डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, उस पदार्थ वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर करता है। तो ये चीज हमने पढ़ी है कि वस्तु का भार जो होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, mg, mg के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो g होता है ना, वो किसका होता है, पृथ्वी का होता है, ठीक है, पृथ्वी का होता है, ना कि वस्तु का। तो यहाँ पे देखो पदार्थ के गुरुत्व पर,
पदार्थ का गुरुत्व थोड़ी ना होता है, पदार्थ का तो कोई गुरुत्व होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। वो किसका गुरुत्व होता है? पृथ्वी का गुरुत्व होता है। और हमें पता है कि भार को हम क्या बोलते हैं? भार को हम बोलते हैं पृथ्वी द्वारा लगा आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगा आकर्षण बल। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। बी ऑप्शन देखो, उसके द्रव्यमान के बराबर, तो क्या एम जी एम के बराबर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, द्रव्यमान के बराबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन उसके जड़त्व को दर्शाता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व ये होता है कि उसकी जो कोई भी यदि पदार्थ है वो मोशन में है तो मोशन करता रहेगा, और यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल ना कार्य करवा दे। तो यह जड़त्व, जड़त्व तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सत्य है, ये हमें बताना है। प्रतिचुंबकीय ताप पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि प्रतिचुंबकीय ताप पर निर्भर करता है प्रतिचुंबकत्व। दूसरा है अनुचुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है। तीसरा है अनुचुंबकत्व ताप पर निर्भर नहीं करता। तो ये हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले आपने प्रतिचुंबकत्व की ताप पे निर्भरता कभी पढ़ी है क्या? प्रतिचुंबकत्व की ताप पर निर्भरता कहीं पे भी। अनुचुंबकत्व की बिल्कुल पड़ी है। अनुचुंबकत्व में क्या होता है, जो काई होता है वो किस पे डिपेंड करता है? 1/T पे डिपेंड करता है। और लोह चुंबकीय पदार्थों की अगर हम बात करें तो लोह चुंबकीय पदार्थों में जो काई होता है वो डिपेंड करता है 1/T-TC। जबकि ऐसा कोई रूल हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर नहीं पढ़ा है। तो यहाँ से देखो, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है, तो ये तो गलत है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये तो है अनुचुंबकीय के लिए, ये है लोह चुंबकीय के लिए। प्रतिचुंबकीय के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी कि डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, अनुचुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है, सही बोल रहा है। अनुचुंबकत्व देखो किस पर डिपेंड करता है? ताप पर डिपेंड करता है, तो ये सही बोल रहा है। दूसरा है अनुचुंबकत्व ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ये तो गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि जो अनुचुंबकत्व है वो किस पे डिपेंड करता है? ताप पे निर्भर करता है। और हमें सही ही पूछा था। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो इसमें तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु होगी। हमें क्या पूछा है? औसत आयु। अब इसमें हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास, जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ जो होती है वो इक्वल होती है 0.693 और अपोन में आता है हमारे पास लेमडा। ठीक है, अपोन में आ जाता है लेमडा, जो कि हमारा है कांस्टेंट, जो इसको बोलते हैं ना अर्धायु कारक, ऐसे कुछ बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है टी एवरेज का, औसत आयु का, तो ये होता है हमारे पास 1/लेमडा, 1/लेमडा। तो यहाँ से देखो 1/लेमडा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? टी एवरेज रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? यहाँ पे 1/लेमडा की जगह 1/लेमडा मान लो इसको, इसकी जगह मैं टी एवरेज रख सकता हूँ। तो जो टी हाफ है हमारा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.693, और यहाँ पे आ जाएगा टी एवरेज। हमें पूछा क्या है? टी एवरेज पूछा है, तो 0.693 को यहाँ पे अपोन में ले जाओ, तो टी एवरेज जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा टी हाफ, और अपोन में आ जाएगा 0.693। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। टी हाफ की वैल्यू है हमारे पास 1600 और अपोन में हमारे पास 0.693। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2319 वर्ष। इसको आपको कैलकुलेट करना है और सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। रेखीय वेग होता है, रेखीय वेग आपको पता है v इज इक्वल क्या होता है? ओमेगा आर। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला है, v इज इक्वल क्या होता है? ओमेगा आर। ओमेगा क्या चीज है? कोणीय वेग है, तो ये रहा कोणीय वेग। और आर क्या चीज होती है? त्रिज्या होती है, तो कोणीय वेग मल्टीप्लाई त्रिज्या। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं ना, तो समझ लो निर्णय काफी डूबी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, 1 सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अभिनति रहित पीएन संधि में डायोडों के अक्षीय क्षेत्र में क्या होते हैं? अभिनति रहित यानी कि हमने उसमें कोई वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि डायोड, ये वाला भाग पी हो जाएगा, ये वाला एन हो जाएगा, और बीच में यहाँ पे क्या होता है? हमारा अक्षीय क्षेत्र होता है। और अक्षीय क्षेत्र कब बनता है? आपको पता है, इधर वाले होल इधर जाएंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, और बीच में हमारे पास क्या रहते हैं? आयन रहते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से आयन रहते हैं। ठीक है, बाकी बोथ साइड क्या रहते हैं, एक साइड होल रहते हैं, एक साइड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हमें पूछा है डायोड के अवक्षय क्षेत्र में क्या रहते हैं, तो ये है अवक्षय क्षेत्र। तो अवक्षय क्षेत्र में क्या रहते हैं, केवल स्थिर आयन रहते हैं। केवल क्या रहते हैं, स्थिर आयन। स्थिर क्यों, क्योंकि ये मोशन नहीं कर सकते, और आयन इसलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल स्थिर आयन इस पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि तरंगों की मनुष्य द्वारा सर्वे आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, अब इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है, आपने 9th-10th में ये पढ़ा होगा कि जो मनुष्य होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, 20,000 हो गए ना, हाँ, 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। अब इन चारों में से जो इसके बीच में आ रहा है उसको हम सुन लेंगे। 5 देखो, 5 बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 27,000 देखो, ज्यादा हो गया, तो 27,000 भी नहीं आ रहा। 50,000 तो और ज्यादा हो गया। 5,000 देखो, 5,000 20 और 20,000 के बीच में ही कहीं पे आएगा, यानी कि हम कौन सा सुन सकते हैं, 5,000 वाला सुन सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, टेकोमीटर यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है। अब ये रटने वाला क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है कि टेकोमीटर को हम कहाँ यूज करते हैं। तो टेकोमीटर को हम यूज करते हैं घूर्णन की चाल ज्ञात करने में। किसमें यूज करते हैं, घूर्णन की चाल ज्ञात करने में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के जो यंत्र वगैरह हैं इनको आपको अलग पेज में लिख लेना है और उनको बार बार देखना है, क्योंकि कई बार आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, बाकी चांसेस कम रहते हैं लेकिन आ सकता है, क्योंकि आपके बुक से ही है, कोई अलग से नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेकोमीटर घूर्णन की चाल ज्ञात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक का 6 निम्न प्रकार से होता है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। सबसे पहले हमें बोला गया है ए है हमारे पास, ठीक है, उसमें से हमने क्या निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये A1 बन गया, उसमें से हमने बीटा नेगेटिव निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे तो बीटा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा लेना, तो बन जाएगा हमारा A2। उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया, तो ये बन जाएगा हमारा A3। एंड देन हमने गामा किरण निकाल दी, तो ये बन जाएगा हमारा A4। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है कि यदि A की द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या क्रमशः 180 एवं 72 हो, तो इसकी जो हमें परमाणु संख्या बोली गई है वो 72 है, और जो परमाणु द्रव्यमान है ना वो कितना है, 180 है। तो उसके बाद हमें बोला गया है कि A4 के लिए यह मान क्या होगा। तो हमें जो बताना है वो किसके लिए बताना है, A4 के लिए हमें बताना है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, A4 के लिए हमें बताना है। चलो ठीक है, इसको फिर से ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ये A4 के लिए हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें से अल्फा यदि हम निकालें, तो अल्फा जब हम निकालते हैं किसी भी चीज में से, जैसे x है हमारे पास, x में से यदि मैं अल्फा निकाल दूं, ठीक है, इसका हमारे पास जो परमाणु क्रमांक है वो p है, द्रव्यमान संख्या a है। तो इसमें से यदि मैं अल्फा निकालता हूं तो होता क्या है कि p में से तो 2 माइनस कर लेने हैं, ठीक है, और a में से हमें कितने माइनस कर लेने हैं, 4 कर लेने हैं, क्योंकि जो अल्फा होता है वो हमारा हीलियम नाभिक होता है, और हीलियम नाभिक होता है 2He4, 2He4, यानी कि परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हीलियम निकाला, यानी कि अल्फा निकाला, तो इसमें से 2 की कमी होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और 180 में से कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 176। ठीक है, 4 की कमी होगी, 176 आ गया। उसके बाद हमने निकाला है बीटा माइनस। बीटा माइनस जब भी हम निकालते हैं तो जो परमाणु क्रमांक है ना वो तो 1 बढ़ जाता है, और ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये उतना का उतना ही रहता है, 176 ही रहता है, और ये हो जाता है हमारा 1 बढ़ जाता है तो 71। बीटा माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये याद रखना है, जब माइनस वाला निकलेगा तो यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है, और जब प्लस वाला निकले तो यहाँ पे माइनस कर देना है, बाकी द्रव्यमान संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो, जब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा के लिए फिर से वही चीज, यहाँ पे कितने की कमी करनी है, 2 की कमी करनी है, तो ये 69 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 4 की कमी करनी है तो आ जाएगा 172। और जब हमारा गामा किरण निकलती है तो ना तो इस पे परमाणु क्रमांक पे डिपेंड कोई असर पड़ता है, ना ही द्रव्यमान संख्या पे। तो जो A4 है उसके लिए लास्ट फाइनल यही आ जाएगा, 69 एंड 172, 172। तो हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हो जाएगा, वो तो 69 होगा, और जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 172। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी जगह कम होने के लिए थोड़ा सा ही इसमें हो गया, ओवरलैप सा हो गया, लेकिन फिर भी आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। ये चीज आपको यहाँ पे लिख लेनी है।
और बीटा माइनस के लिए ध्यान रखना है, जब भी माइनस हो तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कर देनी है और प्लस हो तो 1 की कमी कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, अतिचालक पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक पूर्णतः क्या प्रदर्शित करते हैं? अतिचालक आपको पता है प्रतिचुंबकीय होते हैं। अतिचालक प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। यह भी फिक्स क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अतिचालक होते क्या है? अतिचालक वे होते हैं जिनका टेम्परेचर हम एकदम से लो कर देते हैं, और लो टेम्परेचर पे जो चालक होता है वो क्या कहलाता है? अतिचालक कहलाता है। और उस कंडीशन में इसमें कोई भी आयन वगैरह कोई भी गतिशील नहीं होता है, और ये हो जाता है हमारा प्रतिचुंबकीय। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक में, 1 सेकेंड, किसी अर्धचालक, नीचे गया क्या, 1 सेकेंड, पूरा ही ऊपर चला गया। ये है हमारे पास, किसी अर्धचालक में अग्रगामी विभव को दुगुना करने पर, अग्रगामी विभव को दुगुना कर दिया जाए तो अक्षय परत की मोटाई पे क्या असर पड़ेगा? अग्रगामी विभव को हमने क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, यानी कि हमने v से क्या कर दिया? 2v कर दिया, तो इसकी अक्षय क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए एक रिलेशन कि जो v होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? d के। ठीक है, या आप बोल सकते हो जो d है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? v के। ठीक है, यानी कि जब हम v दुगुना करेंगे तो d क्या हो जाएगा हमारा? आधा हो जाएगा। d क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यानी कि अक्षय परत की जो मोटाई है वो क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हो, v2 बट्टा v1 और इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास d1 बट्टा d2, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो v2 आपको पता है कितना बोला गया है? दुगुना कर दिया 2v, और अपॉन में था v, और ये हमें d1 और ये निकालना है d2। d2 हमें निकालना है, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, d2 को इधर लाएंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो d2 इज इक्वल आ जाएगा d/2, आधी हो जाएगी। या तो इतना टाइम वेस्ट करना है या फिर डायरेक्ट इतना सा रिलेशन याद रखो और तुरंत बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्वरित्र किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न करता है। स्वरित्र वाला चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक स्वरित्र किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न करता है। यदि माध्यम का ताप परिवर्तित हो रहा है तो निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित होगी? यह भी फिक्स क्वेश्चन है कि यदि स्वरित्र का ताप परिवर्तित होता है तो ओनली 2 ही राशियां जो है वो परिवर्तित होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है वेग, एक तो होता है वेग, और दूसरा होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, 2 ही चीजें इसमें चेंज होती हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता। आयाम भी सेम रहता है, आवृत्ति भी सेम रहती है, आवर्तकाल भी सेम रहता है। तो चेंज कौन सा होता है? तरंग दैर्ध्य हमारा चेंज होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 मीटर लंबाई एवं 1 मिलीमीटर त्रिज्या के तार का प्रतिरोध 1 ओम है। उसी पदार्थ की तार जिसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, उसी ताप पर यदि प्रतिरोध 1 ओम है तो उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ से देखना, हमें पता है कि R जो होता है वो इज इक्वल होता है रोले, रो एल ए। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ, रो तो पता है आपको सेम रहता है, तो R जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है? L अपॉन ए पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चूंकि आपको पता है तार है तो तार आगे से इसी तरीके से तो होगा। ठीक है, अगर हम कोई एक सिरा देखें तो इस तरीके से वर्ताकार ही तो होगा। तो ये हो गया L, और क्षेत्रफल को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो R है वो डिपेंड करता है L पे और त्रिज्या के स्क्वायर के। ठीक है, L के समानुपाती होता है और त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। देखो यहाँ से फिर से समझना, R का फॉर्मूला ये होता है रो एल ए। उसके बाद रो चूंकि सेम रहता है तो रो को हमने हटा दिया यहाँ से, तो R डिपेंड करता है L पे और A पे। अब आपको पता है तार का सिरा इसी तरीके से तो होता है, इस तरीके से तार जा रहा है, एक साइड वाला ये सिरा भी ऐसा ही होगा, ये वाला भी ऐसा ही होगा, यानी कि वर्ताकार होगा। और वर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो R डिपेंड करेगा L पे और आर स्क्वायर पे। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा आर आर ये सेम हो गया ना, तो इसको मैं स्मॉल आर कर देता हूँ, 1 सेकेंड। क्योंकि प्रतिरोध वाला भी कैपिटल आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो इसको हम स्मॉल आर लिख देते हैं, स्मॉल आर के स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया देखो, R2 बटा R1 इज इक्वल आ जाएगा हमारा L2 बटा L1। ठीक है, L2 बटा L1 को मैंने अलग लिख दिया क्योंकि L के तो डायरेक्ट समानुपाती होता है और R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए R यहाँ पे 2 है ना, तो 2 वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं इसको।
2 वाला तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा R2, और R1 क्या हो जाएगा, ऊपर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब वैल्यूज पुट करो। R2 कितना है, 1 ओम है, ये देखो प्रतिरोध 1 ओम हो जाए तो 1 ओम है। R1 कितना है, ये भी 1 ओम है, बराबर L2 कितना है, L2 हमें बोला गया है 5 मीटर लंबाई, तो सॉरी L1 हमें बोला गया है 5 मीटर लंबाई, और L2 हमें निकालना है, उसकी लंबाई क्या होगी, तो L2 हमें निकालना है, इनटू में R1 कितना है, R1 1 मिलीमीटर त्रिज्या, तो दोनों में मिलीमीटर है इसलिए मिलीमीटर लगाने की जरूरत है नहीं, 1, और नीचे वाले को कर दो 2, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने लगा भी दिया ना 10⁻³ और यहाँ पे भी 10⁻³, तो ये कट जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, डायरेक्ट 1/2 कर दिया है, और इसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास, इस साइड तो बचा है 1, और इधर हो जाएगा L2/5, इंटू में हो जाएगा 1/4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4, तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 मीटर, 20 मीटर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कितना आ जाएगा, 20 मीटर इसमें हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है पीएन संधि डायोड में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा आई थिंक। पीएन संधि डायोड में पहला ऑप्शन है कि पश्च अभिनति की अवस्था में धारा साधारणतः बहुत कम होती है। तो हमें पता है कि पश्च अभिनति जब होती है, यानी कि पी सिरे को यदि हम नेगेटिव से जोड़ दें और एन सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो उसको हम बोलते हैं पश्च अभिनति, और इस अवस्था में धारा बहुत कम बहती है, तो ये चीज सही बोली इसने। दूसरा है, पश्च अभिनति की अवस्था में धारा कम होती है, परंतु अग्र अभिनति की अवस्था में धारा अभिनति वोल्टता पर निर्भर नहीं करती। यहाँ तक तो देखो सही बोला है कि पश्च अभिनति की अवस्था में धारा कम होती है, परंतु अग्र अभिनति में अवस्था की धारा अभिनति वोल्टता पर निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं करती, वोल्टता पर निर्भर करती है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं अगर धारा का मान बढ़ता जाता है, यानी कि ऑप्शन गलत बोला है इसने, निर्भर करती है। सी ऑप्शन है, पश्च अभिनति की अवस्था में धारा लगाई गई अभिनति वोल्टता पर निर्भर करती है। तो पश्च अभिनति में आपको पता है वोल्टता पर निर्भर नहीं करती, आप वोल्टेज का मान कितना भी बढ़ा लो धारा नहीं बढ़ेगी। अब वो भंजक वोल्टता वाला वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा। पश्च अभिनति में आप वोल्टेज कितना ही बढ़ाओ धारा नहीं बढ़ती है। डी ऑप्शन है, अग्र अभिनति की अवस्था में धारा की मात्रा पश्च अभिनति की अवस्था में धारा की मात्रा से बहुत कम होती है। ऐसा थोड़ी होता है, अग्र अभिनति में तो धारा बहुत ज्यादा हाई होती है, जबकि पश्च अभिनति में धारा एकदम न्यून होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको कमेंट में बताना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा। और एक चीज और, कल जो है वो हम कोशिश करेंगे जो फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे मैं आपको इसमें यूट्यूब पे करवा दूँ, 11th क्लास के और 12th क्लास के अलग अलग। ठीक है, अगर करवाने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट में आपका स्कोर कितना रहा वो भी आपको बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। थैंक यू।